आप सभी का स्टडी दैट नेवर एंड्स चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन मैंने लिया है। एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्सेज बीटेक के जो कोर्स होते हैं उसमें तृतीय वर्ष में एज ए कोर्स है। साथ ही डिप्लोमा लेवल पर भी माइक्रोवेव इंजीनियरिंग कोर्सेज में इसका एज ए चैप्टर अध्ययन होता है। इसके अतिरिक्त एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन जो है विभिन्न पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स में भी कंसेप्ट वाले इसमें से प्रश्न बनते हैं और ये अत्यंत उपयोगी है सभी छात्रों के लिए जो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से जुड़े होते हैं। जो इस एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन पार्ट 1 में आज हम बेसिक एंटीना, उनकी प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ एंटीना तथा एंटीना टर्मिनोलॉजी या पैरामीटर्स जो होते हैं उनको एक एक करके लेने का प्रयास विभिन्न स्लाइड्स के माध्यम से किए हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में जो प्रमुख बिंदु जो लिए जा रहे हैं वे हैं एंटीना का परिचय, एंटीना तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंटीना द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसमिशन एवं रिसेप्शन, एंटीना का वर्गीकरण फ्रीक्वेंसी के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पर, उपयोग के आधार पर या प्रॉपर्टीज के आधार पर, तथा एंटीना की वे प्रमुख विशिष्टताएं या पैरामीटर्स जिनके द्वारा उनकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं, उनकी विशेषता को समझते हैं और उनका उपयोग करते हैं। तो ऐसे प्रमुख आउटलाइन है इनका। इस वीडियो को देखने के बाद आप इतनी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए, ऐसी आशा के साथ आइए एंटीना को परिभाषित करते हैं और उसको देखते हैं कि एंटीना क्या है। देखिए, एंटीना जो है दो रूप में कार्य करता है। ये जो पहला रूप है ना, ये जो है जिसे आप बाएं साइड में ट्रांसमीटर लिखा हुआ है, तो वे जो ट्रांसमीटर के लिए जो एंटीना है वे ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ठीक है। और जस्ट वैसे ही जो दूसरी तरफ लिखा है ये आपका रिसीविंग एंटीना है। पहला ट्रांसमिटिंग एंटीना है और ये कैसा है, रिसीविंग एंटीना है। देखिए, ट्रांसमिशन के समय क्या होता है कि टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है एंटीना के अंदर जैसे हम फिट किए होते हैं, ये एंटीना के अंदर जो माइक से जो आवाज जा रही है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में माइक कन्वर्ट कर दे रहा है। तो वो टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसमें से होके और फिर यहाँ से ये जा रही है। टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ये पाथ है जो बाई फीडर एंटीना में जाती है। तो एंटीना यहाँ से जो है इस टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसे कन्वर्ट करके भेज देता है। और फिर यहाँ जो रिसीविंग एंटीना है जिसका सब कुछ ट्रांसमिट एंटीना की तरह ही है, वो इसे रिसीव करता है और रिसीव कर लेता है जब, तो फ्री स्पेस से इस सिग्नल को रिसीव करने की व्यवस्था इसके अंदर होती है। जब रिसीव करता है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करके इस तरह से रिसीवर में भेज देता है, जहां डिमॉड्यूलेशन के बाद ये स्पीकर में चली जाती है। डिमॉड्यूलेशन के बाद और स्पीकर से क्या मिलती है आपको, आवाज पहली जैसे माइक से निकली थी वैसी मिलने लगती है। तो इस तरह से एंटीना सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है यहाँ पे, जहाँ एंटीना का कार्य यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एंटीना इलेक्ट्रिक सिग्नल को लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करती है तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि उसे मिले तो उसे वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। एंटीना का ये कार्य जो है तो सामने फिजिकली आपको दिखाई दे रहा है। वास्तव में एंटीना यहाँ पे एक दूसरे रूप में भी कार्य कर रहा है जिसे हम कहते हैं सेंसर। एंटीना सेंस कर रहा है और फिर सेंस करने के बाद अपने एक्शन को कार्य कर रहा है। एंटीना का एक तीसरा रूप भी है जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इम्पीडेंस मैचिंग के रूप में भी काम कर रहा है। इम्पीडेंस मैचिंग कैसे कर रहा है, कैसे समझ लें कि ये फीडर वायर है, यहाँ से सिग्नल जा रही है और यहाँ एंटीना में ऊपर जा रही है। तो फीडर और एंटीना के बीच में इम्पीडेंस मैचिंग होना अनिवार्य है, अदरवाइज पूरी सिग्नल एंटीना को नहीं मिलेगी। तो फिजिकली जो एंटीना हमें दिखाई दे रहा है विदाउट एनी डूइंग मैथमेटिक्स, हमें कह सकते हैं कि एंटीना एक इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस है। वे सिग्नल को सेंस करके, रिसीव करके और फिर उसे जो है सिग्नल का फॉर्म बदल के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में, फ्री स्पेस में प्रोपोगेट करा देता है। तो इस तरह से एंटीना जो है कार्य करता है यहाँ पे।
और हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है स्पेस में प्रोपोगेट हो जाती है काफी दूर तक, और रिसीव करके किसी एक अन्य एंटीना से हम जो है उसका उपयोग करते हैं। ये जो एंटीना का ये कार्य है, इसमें यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन दी गई है कि एंटीना जो है एक मेटालिक कंडक्टर है। इस पे भी कुछ थोड़ी चर्चा कर ली जाए कि क्या सभी एंटीना जो है मेटालिक कंडक्टर ही होते हैं। ये जो बात कही गई कि मेटालिक कंडक्टर है एंटीना, तो ये IEEE की डेफिनेशन है जो 1994 के आसपास की है, तो उसमें इसको माना गया है कि मेटालिक कंडक्टर है। अब आजकल यदि कोई रिजोनेटर टाइप के जो एंटीना है, जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के भी बन सकते हैं, तो हम इस पे रिजिड नहीं है कि एंटीना ऑलवेज कंडक्टर या मेटालिक कंडक्टर ही ठीक है। ऐसे ही ये भी एक प्रश्न यहाँ पे उठता है कि एंटीना एक्टिव है कि पैसिव है। एंटीना को हम एक्टिव डिवाइस माने कि पैसिव डिवाइस माने। तो जैसे कि यदि एंटीना को यदि हम सेंसर के रूप में समझें या कोई इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस के रूप में यदि हम समझें, जैसे यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की, तो वास्तव में एंटीना खुद एक पैसिव ही डिवाइस है। लेकिन आज की तारीख में क्या है कि लो नॉइज एम्पलीफायर भी एंटीना के साथ लग रहे हैं। काफी जो ऐसे पैच एंटीना है जो कि मोबाइल पे या पीसीबी पे ही वहीं पे उनकी माउंटिंग की गई है, तो वहाँ पे जो है मीमो सिस्टम में आजकल जो नए आए हैं एडाप्टिव जो टेक्निक है, तो उसमें यदि हम कोई लो नॉइज एम्पलीफायर माने एंटीना से अटैच है, तो उसको हम एक्टिव भी मान सकते हैं। तो यदि ओल्ड कन्वेंशन जो हमारा है तो पैसिव क्योर करता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन भी हमको स्वीकार करना चाहिए। तो इसी से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे आगे। तो नेक्स्ट आइए आगे चलते हैं, जो ये बताएगा कि एंटीना कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये बहुत ही बड़ा सेक्शन है, इसमें जो है लगभग सभी एंटीना ले लिए गए हैं। मुख्य रूप से ये कहा जाए तो एंटीना एंटीना यदि मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, तो मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 अंदर ही अंदर फिर आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे इसमें पहला है जो सबसे जो एक वायर एंटीना है, ठीक है। ये क्वेश्चन होगा अभी आगे, या इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि वायर एंटीना जो है वे कैसे कार्य करते हैं, और वायर एंटीना कैसे हम अलग अलग भागों में पढ़ सकते हैं, कितने तरह के होते हैं। सबसे प्रैक्टिकल एंटीना जो शुरू में जिन पे हम लोगों की रिसर्च हुई है, वो वायर एंटीना ही है। फिर नेक्स्ट है ट्रैवलिंग वेव एंटीना, कि ऐसी वेव जिसमें वेव प्रोपोगेट करती है वन डायरेक्शन में, तो उनसे कैसे एंटीना का उपयोग हो सकता है। फिर नेक्स्ट है रिफ्लेक्टर एंटीना, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि आपके छत पे डिश लगा हुआ है, तो वो वन आपके दिस टाइप ऑफ एंटीना जिसे रिफ्लेक्टर एंटीना कहते हैं। माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, या जो ऐसे एंटीना जो कि पैच के रूप में है, तो ये पीसीबी डिजाइन, जब पीसीबी या VLSI डिजाइन में जहाँ आप देख सकते हैं वहां पे लग सकते हैं माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। फिर लॉग पीरियोडिक एंटीना क्या है, और अपर्चर एंटीना क्या है, ठीक है। तो जैसे अपर्चर एंटीना जैसे बॉडी के अपर्चर में ही या उनके पे ही स्लॉट काटते हैं या इसी तरह की कोई व्यवस्था करते हैं, तो वैसे एंटीना है। तो इनको एक एक करके देखेंगे तो 6 तरह के एंटीना के अपने भी बहुत ही विविधताएं हैं। इसमें हर में भी 5-5 या 4-4 एंटीना होंगे। तो जैसे ये पूरी जो वर्गीकरण है, ये कंस्ट्रक्शन के आधार पे है, फ्रीक्वेंसी के आधार पे है, इनकी उपयोगिता के आधार पे है, इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे। जैसे प्रॉपर्टीज में आप कह सकते हैं कि रिजोनेंट एंटीना या नॉन रिजोनेंट एंटीना, ग्राउंडेड एंटीना या जो ग्राउंडेड एंटीना ना हो। तो ऐसी ढेर सारी प्रॉपर्टीज में हम हर एंटीना का अध्ययन संक्षेप में बता सकते हैं, जिनसे आप कम से कम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जैसे डायरेक्टिविटी क्या है, रेडिएशन पैटर्न्स क्या है, उनकी जो है बीम विड्थ वगैरह कितनी है, ये सब जो है हम लोग अंत में इसको कर लेंगे। नेक्स्ट, यदि इनकी अंदर से विविधता देखना चाहें कि वायर एंटीना कौन से हैं, तो जैसे शार्ट डाइपोल एंटीना, हाफ वेव एंटीना, ठीक है। और फुल जो है हाफ वेव डाइपोल एंटीना, और फिर जो है ब्रॉडबैंड डाइपोल एंटीना क्या है, फिर जो है मोनोपोल एंटीना क्या है, और फोल्डेड डाइपोल क्या है, और लास्ट में कि लूप एंटीना क्या है। तो वैरायटी ऑफ वायर एंटीना आर देयर, जो कि हमारे समझ से आपके लिए सबसे पहले ही जिन पे स्टडी की गई है और सबसे ज़्यादा इन पे प्रयोग करके बनाया गया है, जो ज़्यादा आसानी से अवेलेबल थे। तो वायर एंटीना है जो सबसे इजी थे, और इन्हीं की थ्योरी या कंसेप्ट से हम लोग आगे बढ़े हैं। तो नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ, तो हेलिकल एंटीना है, आगे उड़ा है, और स्पाइरल एंटीना है। ये ट्रैवलिंग वेव एंटीना के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। इसमें आगे उड़ा एंटीना बहुत ही उपयोग में आया है, जो भी आज से 10 वर्षों तक पूर्व तक सबकी हम लोग टीवी रिसेप्शन में इस्तेमाल होता था। और फिर स्पाइरल एंटीना भी आपने देखे साथ में ही।
तो नेक्स्ट है डिश एंटीना, जिसको कहते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। ये किस श्रेणी में आते हैं? रिफ्लेक्टर एंटीना की श्रेणी में आते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये कोएक्सियल केबल जो होती है, जिनसे ये जुड़े होते हैं फीडर के रूप में, घर नीचे रिसीवर पे, और एयर में जो है सिग्नल डायरेक्ट लेते हैं सैटेलाइट के थ्रू या किसी जो एयर से सिग्नल आ रही है, और ये सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाते हैं आपके आजकल घरों की छतों पे जो है हाई फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल में ये प्रयोग होते हैं और टीवी रिसेप्शन में काम आते हैं। माइक्रो स्ट्रिप एंटीना, जैसे कि जो VLSI डिजाइन में आप इसे ब्रेडबोर्ड पे ही उस पे कर लें, जो अपनी चिप है उस पे कर लें, तो मोबाइल की चिप जैसे है, तो उसमें इस तरह के एंटीना प्रयोग में लाए जाते हैं। लार्ज पीरियोडिक एंटीना, ये वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लार्ज पीरियोडिक एंटीना जैसे। और फिर हमारे पास जो हाई फ्रीक्वेंसी एंटीना, जो दोनों हैं भी माइक्रोवेव रेंज में काम करने वाले, तो दैट इज कैविटी बैक स्लॉट एंटीना, CBS जिसको बोलते हैं, या स्लॉटेड वेव गाइड सेक्शन जिनको आप लेते हैं, जो कि माइक्रोवेव रेंज में ये काम करते हैं। और जनरल हॉर्न एंटीना, जो सबसे ज्यादा माइक्रोवेव मेजरमेंट में प्रयोग में लाया जाता है रिफरेंस एंटीना के रूप में। इफ देयर इज ए माइक्रोवेव मेजरमेंट, देन वी यूज द हॉर्न एंटीना एज अ रिफरेंस डिवाइस फॉर मेजरमेंट। टेलीस्कोप एक्सेट्रा भी ये एंटीना ही है जो कि सेंस कर सकते हैं दूर के किसी चित्र को। तो इस तरह से जो है वैरायटी ऑफ एंटीना इज देयर, जिनको आप संक्षेप में इनके पैटर्न्स के साथ स्टडी करेंगे। और अब जो है ये एक एंटीना किस तरह से कार्य करता है वास्तव में, उसको देखना है कि एंटीना की जो कार्यप्रणाली है वे कैसे रेडिएट करते हैं सिग्नल को, उसमें क्या मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो सकती है, या अंदर की थ्योरी क्या है, कि किस तरह से हम ये समझाना चाहें कि एंटीना जो है प्रोपोगेट करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर सकती है उनके कारण। तो ये सब पैरामीटर्स के अध्ययन से क्लियर होंगे आपके, देखेंगे आप उनकी प्रॉपर्टीज, करंट वोल्टेज की सिनेरियो कैसे चेंज हो रहे हैं, इक्वेशंस क्या है। तो ये हम यहाँ से जो शुरू करते हैं एंटीना पैरामीटर की विशेषताएं होंगी। उसमें जो है रेडिएशन पैटर्न है, रेडिएशन पैटर्न से जुड़े हुए कुछ उनके कंसर्न है, जैसे कि मेन लोब क्या होता है, साइड लोब क्या होता है, बैक लोब क्या होता है, और नल क्या होता है, यदि पैटर्न में नल है तो उसका क्या महत्व है। साथ में कि जो जो हमारी रेडिएशन पैटर्न्स जो हम लेंगे 3 डायमेंशन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में, तो उसमें स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में यदि किसी स्फीयर के अंदर कोई कोण यदि हम उसके स्फीयर के किस सेक्शन से देखते हैं, तो वहाँ हम जो है सीधे डिग्री ना देखें, हम लोग क्या देते हैं, स्टेरेडियन देते हैं, स्टेरेडियन मात्रा के। तो ऐसी कोई यदि पैटर्न से बीम बनती है या कुछ होता है, यदि कहीं कोई भी पैटर्न की नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है, तो नल होता है। तो फर्स्ट नल बिटवीन कह रहे हैं बीम बिटवीन टू फर्स्ट नल्स। तो ये सब छोटी छोटी जो प्रॉपर्टी हैं, जो विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण है, ये रेडिएशन पैटर्न के अध्ययन के बाद देखेंगे। यहाँ पे लक्ष्य ये है कि कोई एंटीना किस तरह से रेडिएट करता है, उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज मैं समझाने का प्रयास किया जाए। तो पहले ये पूरी पैरामीटर्स एक बार एक नज़र देख लें कि क्या क्या आपको पैरामीटर्स में करने हैं, इनकी डेफिनेशन है, इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, उसको देखें, कम से कम नाम यहाँ पे देख लें आप, तब ये प्रॉपर्टीज बताएं कि कैसे एंटीना के अंदर करंट फ्लो होते हैं और क्या उसका विशेषता है। तो इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है जो पैरामीटर की, वो रेडिएशन इंटेंसिटी है, कि कितनी इंटेंसिटी है किसी एंटीना की किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और यदि ये मैक्सिमम है किसी एक डायरेक्शन में, या एक एंटीना हर दिशा में बराबर क्षमता से रेडिएट कर सकता है, तो ऐसा कोई यूनि डायरेक्शनल एंटीना नहीं कर सकता है आइसोट्रोपिक रेडिएटर, जो जनरली हाइपोथेटिकल होता है। एक एंटीना एक ही दिशा में या किन्हीं फैली हुई दिशाओं में ही ज्यादा रेडिएट कर सकता है, उसको जो है चारों ओर रेडिएट नहीं कर सकता है। ऐसा कोई प्रैक्टिकल एंटीना कमी है जो चारों ओर रेडिएट करे। तो वे उसकी डायरेक्टिविटी से देखते हैं, और ये जो मैक्सिमम होती है डायरेक्टिविटी गेन जो है, तो उसी को डायरेक्टिविटी कहते हैं। फिर जो है क्या है बीम एरिया, यदि कोई पैटर्न है तो उसका जो है पोलर प्लॉट में देखते हैं बीम एरिया क्या है, कैसे निकालते हैं, और डायरेक्टिविटी से बीम एरिया क्या संबंध है, रिजोल्यूशन क्या होता है, कैसे नल में इसको निकालते हैं यदि कहीं नल आ रहा है तो, और किस तरह से जो है डायरेक्टिविटी से जुड़ा है, पावर गेन क्या है, एंटीना इफिशियंसी क्या होती है, फिर यदि कहीं कोई रेजिस्टेंस है तो क्यों आता है, और रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ और इफेक्टिव अपर्चर, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे जो आपको देखने चाहिए, कि यदि किसी एंटीना में एक फिजिकल लेंथ तो आपको सामने सामने दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी करंट पे
यदि लीनियर करंट है या साइनोसाइडल करंट है तो उसकी क्या इफेक्टिव लेंथ भी प्रभावित हो रही है किसी भी एसी करंट से। और इफेक्टिव अपर्चर क्या होता है, कैसे ये डायरेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, ये बहुत ही महत्व का टॉपिक है इन दोनों का। और इन दोनों के न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको आने चाहिए। फिर जो अगली प्रॉपर्टीज है इसमें कि यदि अपर्चर इफेक्टिव अपर्चर है तो क्या और भी कुछ जैसे लास्ट अपर्चर है या तमाम कुछ कुल 3 तरह के अपर्चर और होते हैं तो उनको भी थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। कोई भी फिर जो है हमें इफेक्टिव अपर्चर और डायरेक्टिविटी में यदि कोई रिलेशन है तो जानना होगा। और फ्रंट टू बैक रेशियो क्या होता है किसी भी एंटीना सिस्टम के लिए, और फिर एंटीना टेम्परेचर क्या होता है। तो इतने मुख्य बिंदु का यदि अध्ययन कर लें तो आप पैरामीटर्स लगभग आपके पूरे जाएंगे। फिर भी 1-2 पैरामीटर्स अभी भी रह जाते हैं, उसकी अध्ययन आपको अलग से करना होगा। नेक्स्ट ये समझाना चाह रहे हैं कि एक एंटीना जो है जनरल वायर एंटीना यदि लेते हैं तो क्या कोई भी ऐसा 2 वायर कोई भी 2 वायर कनेक्शन ऐसा जो है जिसमें हमने करंट प्रोवाइड कर दी तो क्या वे रेडिएशन शुरू कर देगा, ऐसे रेडिएट करने लगेगा? तो आंसर होगा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। हर 2 वायर लाइन रेडिएट नहीं कर सकती, क्योंकि आपके घर पे भी तो 2 वायर लाइन आ रही है। तो क्या वे रेडिएट कर रही है? नहीं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेके आ रही है आपके घर में, उससे आप लोड अपने बल्ब पंखे और टीवी चला लेते हैं, तो वे रेडिएट नहीं करती है। क्या कारण है कि वे रेडिएट करे और क्या कारण है कि ऐसी लाइन रेडिएट न करे? देखिए इस तरह की जो टॉपिक होती है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यदि कोई एंटीना सपोज करिए कैसा है, इस तरह का एंटीना है, तो ये पहले 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन का शेप का मान लीजिए रहा होगा, ऐसा शेप का रहा होगा, तो रेडिएट नहीं कर रहा है। लेकिन इसकी जो ओपनिंग्स है, जो सबसे अंतिम सिरे हैं, इनको थोड़ा फैलाइए। पहला कार्य करिए कि इनको थोड़ा फैलाने का कार्य करिए। दूसरा क्या है कि इनकी जो लेंथ है, लेंथ को इतने बराबर रख लीजिए छोटा करके कि ये λ/2 के कंपेरेबल हो जाए। λ/10 या λ/10 के आसपास है, थोड़ा सा और कम। इसका क्या तात्पर्य है कंपेरेबल होने का? देखिए एक ये वेवलेंथ कहाँ से आई? वेवलेंथ ये जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसमें जो सिग्नल जा रही है उसकी वेवलेंथ है, लैम्डा उसका है। तो हमारा एंटीना उस वेवलेंथ से कितना होना चाहिए? 1/10, काफी छोटी साइज का एंटीना होना चाहिए। तो सब दूसरी कंडीशन तो ये है कि पहले थोड़ी ओपनिंग हम देंगे, दूसरी दे देंगे यदि हम λ/10 के आसपास साइज एंटीना की छोटी कर दें, तो हम ये पाते हैं कि बिना कुछ गणित या कुछ मैथमेटिक्स को देखे हुए हमें लगता है कि कुछ रेडिएशन होने लगे। ये शेप कुछ ऐसी आ गई, एकदम छोटी सी शेप हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे ओपनिंग हो गई, इसको टेपरिंग किया गया था तो ओपनिंग हो गई यहाँ पे, तो यहाँ से वेव निकल सकती है। यदि ये लेंथ जो एंटीना की, जो छोटे वाले एंटीना की लेंथ है, ये किसके बराबर हो जाए? λ/10 के, या λ/5 हो जाए, या λ/2 हो जाए। कहने का मतलब कि लैम्डा के विसिनिटी में रहे, उससे ज्यादा ना हो, उस रेंज में रहे, कंपेरेबल तभी माना जाएगा। तो 2 कंडीशन मैंने लगाई कि थोड़ी सी ओपनिंग कर दें और थोड़ी सी इसकी लेंथ को छोटी कर दें, लैम्डा के कंपेरिजन में रखें, तो अच्छे से रेडिएट करने लगता है। यही यहाँ पे बताना है। और ये लैम्डा कहाँ से आता है? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसमें प्रोपोगेट करती है उसमें, उससे लैम्डा आता है। तो ये चीज जो अभी आपने देखी कि हम ये कैसे मिली, ये हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें मैथमेटिक्स की कोई बात नहीं थी, कि प्रैक्टिकल उन्होंने ऐसा किया और सिग्नल को जनरेट होते हुए उन्होंने स्वयं देखा भी अपने से। तो ये हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट होता है। इसलिए छोटे किसी डायपोल की यदि बात करें, करंट एलिमेंट की बात करें, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल डायपोल की बात करें, तो वह जो प्रॉपर्टीज होती है वे हर्ट्जियन डायपोल की प्रॉपर्टीज होती है। और हम इसी एंटीना की प्रॉपर्टीज का अध्ययन करके बाकी एंटीना में सिमिलरिटीज लगा के हम उसकी गणना भी नहीं करनी पड़ती और कर लेते हैं। तो कैसे एंटीना कार्य करता है? तो एंटीना का साइज बहुत छोटा होना चाहिए, λ/10 के कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। और उसके सिरों की यदि हमने थोड़ी सी ओपनिंग दी, जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ओपनिंग दे रहे हैं ऐसे, तो ये ओपनिंग देने से ही रेडिएशन शुरू हो सकते हैं। कब? जब ये लेंथ, इस एंटीना की लेंथ किसके कंपेरेबल हो? λ/10 के। तो ये तो फिजिकली ही हुआ कि हाँ इसमें से रेडिएशन शुरू हो जाएगा। तो जो ये रीजन होगा, जितना एंटीना की साइज का रीजन, उसी को हम लोग ट्रांजिशन रीजन कहते हैं। कौन सा रीजन कहते हैं आप? ट्रांजिशन रीजन। और रेडिएट होने लगती है। क्या इसमें कोई मैथमेटिक्स भी होगी कि इसको समझाएं कि हाँ यदि कोई वेव रेडिएट हुई या रेडिएट होने का कारण क्या था?
ये तो बार बार कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल करंट ऐसी होनी चाहिए जो इसमें फीड की जाए जिससे कि उसमें जो है एंटीना में जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट कर लें। यदि डीसी देंगे तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या है, इसमें जो है कि एक और स्लाइड लेके चलते हैं और करंट फेनोमेना या जो जो फेनोमेना है जिससे कि समझाने का प्रयास करें। तो यहाँ ध्यान से देखें, ये मेरा एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ये ठीक है, ये इसमें एक करंट फ्लो कर रही है जो हरे रंग से जिसकी दिशा दिखाई गई थी, ये इसमें करंट फ्लो कर रही है जिसका मान कितना है, आई है। ये करंट अपने चारों ओर एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगी, देखिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लें, अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगी सारी, और अपने चारों ओर ये जो है इसमें जो करंट करंट जो भी फ्लो की है हमारी, एक सेकेंड इसको दिखाते हैं कि लाल रंग से, यही कंडक्टर है आपका, तो इसमें करंट फ्लो कर रही है, ये करंट इसमें फ्लो कर रही है। जब ये करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रही है तो ये अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगी ऐसे, इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे दिखाते हैं कि यदि करंट फ्लो की है, तो मान लीजिए कि ये सेंट्रल कंडक्टर है, यहाँ से आर दूरी पे कुछ गणना करनी है आपको, ठीक है, जिस जो पॉइंट क्या है, पी है। तो ये माना जाएगा कि एक मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल यहाँ क्रिएट हुआ इस करंट आई के कारण, और जिसका मान कितना होगा उस मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का, उस मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का मान यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये इतना होगा। ये समीकरण उसको बताता है कितना मान उसका होगा, ठीक है। तो ये जो है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, इसको आप ए से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ए से। इस करंट के फ्लो करने का कारण उस किसी पॉइंट पी पे जहाँ मेजरमेंट करना है तो वहाँ पे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो है ये एच की गणना कर सकते हैं आप, इससे कर्ल इक्वेशन को यदि सॉल्व कर दें, न्यू एच ये वैल्यू न्यू एच, तो दिस इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। यहाँ पे ए की वैल्यू जो मैग्नेटिक पोटेंशियल की आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में रखें, कर्ल इक्वेशन साफ कर लें, तो कर्ल इक्वेशन से आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी। आपको पता है कि ये एच जो है किस रूप में होगा, ये एच जो है एच आर एच थीटा या एच फाई के रूप में हो सकता है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आर थीटा फाई का कोई भी कंपोनेंट एच में हो सकता है, 3 डायमेंशनल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये। इससे आप ये इस समीकरण का उपयोग आप इस समीकरण में करिए अब, कि डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस एप्सिलॉन डेल 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 टी ऑफ ई, इससे आपको ई मिल जाएगा। तो ई में कौन कौन से पद हो सकते हैं, ई आर ई थीटा और ई फाई, ई आर ई थीटा और ई फाई, ये 3 पद हो सकते हैं। कब, जब आप ये नीचे वाली समीकरण निकालेंगे तो इन तीनों में से कोई भी पद हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि यही होंगे, लेकिन ये पाया गया है कि ये ई और एच आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और आपको एक समीकरण पता होगा कि ई बाई एच किसके बराबर होगा, माडी बाई एच जो है वो नीटा के बराबर होगा। ई बाई एच किसके बराबर होगा, नीटा के बराबर होगा। जनरली मैग्नेट नीटा जो क्या है, फ्री स्पेस का इंट्रिंसिक इम्पीडेंस होता है, 120 पाई के बराबर होता है, ठीक है, दिस इज फाउंड टू बी 120 पाई। अर्थात एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो 3 डायमेंशनल में प्रोपेगेट करती है उसमें ई और एच कंपोनेंट होंगे जो आपस में टाइम बाय टाइम एक दूसरे में चेंज होते रहेंगे। जैसे ई एच में कन्वर्ट होगा तो एच किस में कन्वर्ट होगा, ई में। एट ए टाइम दोनों एक ही में नहीं रहेंगे, तो इस तरह से कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, प्रोपोगेट करती है। तो यदि किसी कंडक्टर में, अब आप कहेंगे कि ठीक है एंटीना एक कंडक्टर है तो 2 वायर पैरेलल लाइन भी कंडक्टर है, तो ऐसे किसी कंडक्टर में यदि हम धारा दें और वो अल्टरनेटिंग करंट हो और वो ऐसी क्रिया हो उसके साथ, जैसे अभी ब्लैक बोर्ड पे अभी आपको मैं समझा रहा हूँ कि इसमें एक मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्रिएट होगा जो जो इंटेंसिटी देगा किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, और उससे हम जो है फिर हल करके मैक्सवेल इक्वेशन या ई फील्ड की भी गणना कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होगा, तो उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि ये सपोज करिए कि मैग्नेटिक फील्ड है ये एच प्लेन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होगा, इसके परपेंडिकुलर ई प्लेन में। फिर ये एच है तो ये ई है, फिर ये एच बनेगा, फिर ये कुछ देर में क्या बनेगा, ई बनेगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा। तो इस तरह से वेव प्रोपोगेट करती है। तो एक एंटीना की जो मैथमेटिक्स थी उसमें 3 या 4 पद थे। ये चूंकि थोड़ा ई थीटा, ई फाई, ई आर या एच थीटा, एच फाई, एच आर में कौन से कंपोनेंट एक्टिव होंगे और कौन से एक्टिव नहीं होंगे, किनको आप लेंगे किनको नहीं लेंगे, ये आगे के अध्ययन में हम अभी दिखाएंगे। एक 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 एक, 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 एक स्मॉल डायपोल लेके उसकी उसकी फील्ड जो है उसको उसका वर्णन करके बिना डिराइव किए हुए और कैसे हम उससे निकालते हैं वहां आप इसको समझा देंगे कि हमारे 6 फील्ड दिखाई दे रहे हैं, एच आर, एच थीटा, एच फाई, ई आर, ई थीटा, ई फाई। तो सभी 6 नहीं रहेंगे, एटलीस्ट कम से कम 2 रहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं और हमारी टी एम वेव की प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। लेकिन ई थीटा अलग प्लेन में रहेगा, उसके परपेंडिकुलर में जो है एच का वाला कोई भी कंपोनेंट एच थीटा या एच फाई रहेगा जो भी जीवित होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ये असली काज है जिससे कि जो है ई फील्ड और एच फील्ड हम उससे निकाल लेते हैं और एंटीना जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करता है, प्रोपोगेट करता है। तो टाइम बेराइंग फील्ड जो है टाइम बेराइंग हमें करती है। अब जो प्रॉपर्टीज आपने देखी थी कि 20 तरह की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टीज किसकी थी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज थी रेडिएशन पैटर्न की। वो भी 2 तरह से था, फील्ड पैटर्न और पावर पैटर्न था। रेडिएशन पैटर्न क्या होता है, रेडिएशन पैटर्न जो है किसी एक एंटीना का 3 डायमेंशनल जो प्लेन होता है हमारा, उसमें उसकी कितनी स्ट्रेंथ है सिग्नल की सेंटर से पॉइंट पी दूरी पर, यही बताता है पैटर्न क्या है। तो एक जो है इनफाइटेसिमल स्मॉल डायोड का जो है रेडिएशन पैटर्न यहाँ खींचा गया है, यहाँ पे इस चित्र में। इसमें उसकी एक मेन लोब ली गई है, ये उसकी मेन लोब है, यहाँ पे ये लोब उसकी मेन लोब है। इसको ये कहेंगे कि एक पर्टिकुलर दिशा में मैक्सिमम रेडिएशन यदि कहीं है तो ये उसकी ये लोब दिखा रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है रेडिएशन पैटर्न कहेंगे और रेडिएशन पैटर्न किस रूप में, फील्ड के रूप में है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में है। अभी आप पूरा स्टडी कर ले तो आप देखें कि जो हम लोग रेडिएशन पैटर्न की बात करते हैं तो वे ई फील्ड की ही बात उसमें करते हैं। तो यदि हमने अलग से पावर पैटर्न नहीं लिखा है तो हम उसको क्या मानेंगे, रेडिएशन पैटर्न मानेंगे, लेकिन किस फील्ड में, ई फील्ड में। अच्छा, 3 कंपोनेंट हैं जो जो एक्स और वाई और जेड, उनको आप चित्र में देख लें कि वे तीनों ये हैं। यहाँ पे इस दिशा में एक्स है, ये एक्स की दिशा है, फिर ऐसे ही ऊपर जेड की दिशा है। ठीक है, और ऐसे ही ये वाई की दिशा है। ये एक्स वाई और जेड जो है आर थीटा फाई के लिए है कि यदि हमें फाई दिखाना है तो हम एक्स एक्सिस से घूम जाएंगे, मेरी फाई की दिशा होगी। यदि हमें जेड से नीचे की ओर चले जाएंगे तो जेड की दिशा होगी, हमेशा नीचे की ओर थीटा के लिए जाते हैं। और आर मेरा वो पॉइंट वेक्टर है जहां पे कोई पॉइंट पी पे हमें कोई भी गणना करनी हो। तो जिस दिशा में सबसे ज्यादा रेडिएशन है वो मेन लोब होगा, जिस दिशा में मेन लोब से कम जो है सिग्नल की स्ट्रेंथ निकल रही है, रेडिएशन पैटर्न मिल रहा है, वे साइड लोब हो जाएंगे। और जिस दिशा में एकदम नहीं मिल रही है उसको जो है हम लोग नल से दिखाते हैं, जहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है तो ये बिंदु क्या कहलाता है, नल कहलाता है। तो यहाँ पे नल भी दिखाए गए हैं आपको। और फिर जिधर फॉरवर्ड दिशा में न होकर यदि बैकवर्ड दिशा में कोई कंसंट्रेशन है, कोई स्ट्रेंथ है, कोई कोई पैटर्न है, उसको हम लोग बैक लोब से दिखाते हैं। तो ये एक फील्ड पैटर्न था। पावर पैटर्न भी ऐसे ही होगा, लेकिन फील्ड पैटर्न का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, या आपको पॉइंटिंग वेक्टर थ्योरम भी पता है। तो वहां से जो है पी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होगा। तो पावर पैटर्न यदि कहीं निकालना होगा तो फील्ड पैटर्न जैसा ही होगा, क्योंकि स्क्वायर कर देने से प्रॉपर्टीज नहीं बदलेगी। ठीक है, तो हम एक रेडिएशन पैटर्न दिखा रहे हैं, फील्ड पैटर्न है। और ये ध्यान दें कि ये डायरेक्शनल है। ठीक है, ये ओमनी डायरेक्शनल नहीं है बल्कि कैसा है, डायरेक्शनल है। मतलब एक एक ऊर्ध्वाधर दिशा में ही इसका पैटर्न दिखाई दे रहा है मैक्सिमम, और बाकी दिशा में पैटर्न क्या है, मैक्सिमम नहीं है। तो इसमें यहाँ पे एक बिंदु यहाँ मैंने लिखा है, ये ध्यान देना चाहिए कि किसी भी एंटीना की, कोई भी एंटीना हो, वे चारों दिशाओं में एक क्षमता से बराबर बराबर रेडिएट नहीं करते हैं। ठीक है, वे चारों दिशाओं में एक क्षमता से रेडिएट नहीं कर सकते हैं। किसी एक ही दिशा में सबसे ज्यादा रेडिएट करेंगे तो वे वही दिशा उनकी क्या होगी, मेन लोब की होगी। और इनकी क्या इनको इनको किस तरह से डिनोट करते हैं, तो रेडिएशन इज एक्सप्रेस्ड in field strength, that is in the notation volt per meter, then it is the electric field strength. And if it is denoted as
द टर्म्स ऑफ पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल। देखिए यदि पावर पैटर्न यदि यही होगा तो ठीक है कि ये जो है आपके फील्ड पैटर्न का क्या होगा, दुगना वे हो स्क्वायर होगा, लेकिन ये पावर पैटर्न की क्या बात करते हैं तो पावर पैटर्न जो होगा पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल, जितना पावर मिल रहा है वो पर यूनिट क्या होगा सॉलिड एंगल निकालेंगे तो ये पावर पैटर्न निकलेगा। इन जनरल पावर पैटर्न जो है स्क्वायर ऑफ द फील्ड पैटर्न होता है। तो शेप लगभग जैसी फील्ड पैटर्न की शेप है वैसी ही पैटर्न की शेप किसकी होती है, पावर पैटर्न की भी होती है जैसे कि फील्ड पैटर्न की होती है। अब ये जो जो मैंने उसमें दिखाए हैं जैसे मेन लोब क्या है तो वहां पे जेड डायरेक्शन में है उसमें थीटा 0 है। साइड लोब क्या है तो साइड लोब जो है ऐसे डायरेक्शन में है जहाँ पे जो है मैक्सिमम हमें नहीं मिल रहा है रेडिएशन पैटर्न, लेकिन मिनिमम भी नहीं मिल रहा है, तो मेरा साइड लोब है। नल क्या है जहाँ पे कोई भी पैटर्न आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये 0 रेडिएशन पैटर्न वहां शो होता है। बैक लोब जो है अपोजिट डायरेक्शन में स्मॉल रेडिएशन को शो करता है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या शो करेगा, स्मॉल रेडिएशन को, ठीक है। रेडिएशन पैटर्न ऑफ टू डायमेंशनल, और इसमें जो है जितने भी रेडिएशन पैटर्न है आपके, चूंकि पैटर्न हमारे 3 डायमेंशन में है, उनका पोलर प्लॉट हम किस में खींचते हैं 2 डायमेंशन में, तो इसीलिए वहां लिख दिया गया है 2 डायमेंशन में। तो इसमें इस गणना को यदि पैटर्न को आपने भी बनाया है तो वो किसी मैथ से जरूर सेटिस्फाई होना चाहिए, मैथमेटिकल इक्वेशन से भी वे क्या होगा वेरीफाई हो जाना चाहिए, तब आपको जो है वो क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट आए, ठीक है, ये वाली चीज ये तो एक हम इसमें इनफाइनिटेसिमल स्मॉल एक डायपोल लिया गया है जिसकी लेंथ कितनी है λ/10 से भी λ/10 के कंपेरेबल है। देखिए यल कितने के बराबर है, लगभग λ/10 के। तो यहाँ पे ये देखना होगा आपको कि कैसे इसका पैटर्न ड्रा करना है। थोड़ा पैटर्न ये λ/2 के लिए ड्रा हुआ है, इसी में हम सुधार देते हैं आपको कि आप इसको देखें कैसे ये जो है डेफिनेट सेल में एक इनफाइनिटेसिमल डायोड के लिए डायपोल के लिए ये हो सकता है। तो आपकी डायपोल की लेंथ पहले बहुत छोटी है, ऐसे मान लें कि ये वर्टिकल प्लेन में है और ऐसे है, इस तरह से है, इस तरह से ये है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं बल्कि खुद डायपोल ही वर्टिकल प्लेन में ऐसे खड़ा है यहाँ पे। और इसमें जो है जो करंट जा रही है उसकी वेवलेंथ λ/10 के क्या है कंपेरेबल है। ये पाया गया है कि यदि हमारे पास जो कंपोनेंट था फील्ड कंपोनेंट ई आर, ई थीटा और ई फाई था, और सिमिलरली एच आर, एच थीटा और एच फाई था, तो हम इसकी बाउंड्री वैल्यू कंडीशन लगाएं और सभी मैथमेटिक्स से भी करें तो हम ये पाते हैं कि वास्तव में एच आर, एच थीटा, एच फाई पहले साल हुआ था, तो इसमें से केवल एच फाई ही जीवित है। कौन सा कोण जीवित है, एच फाई। कौन सा फील्ड पैटर्न जीवित है, कौन सा फील्ड जीवित है, एच फाई। एच आर और एच थीटा को हमने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि उसमें जो है 1/r³ और 1/r² के पद आ रहे होंगे, तो इसलिए वे निगलेक्ट हो गए हैं। सिमिलरली इनकी एच की मदद से यदि ई निकाला गया है, आप देखेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशन में एच की मदद से ही क्या सॉल्व हुआ है, ई। तो ई में भी जो है सभी कंपोनेंट अब नहीं होंगे, ये कंपोनेंट यदि 0 हो रहे हैं तो एक दूसरे से जुड़े थे, तो ई की वैल्यू यदि हम ई की बात करें तो आपको पता होगा E/H दिस इज इक्वल टू नीटा, यहाँ नीटा क्या है, फ्री स्पेस का वेवलेंथ है। तो हमें एच भी मिलेगा, ई भी मिलेगा। तो ई में कौन कौन से एक्टिव होंगे, तो ई में पाया गया कि ई में ई थीटा एक्टिव होगा और बाकी को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि वे 1/r² 1/r³ से वे जुड़े हुए थे, उनको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ई में हमें ई थीटा मिला है और एच में हमें क्या मिला है, एच फाई मिला है। इनकी हेल्प से हम पैटर्न को ड्रा कर सकते हैं। फिर भी मैथमेटिक्स करेंगे तो ई थीटा का एक जनरल एक्सप्रेशन निकलेगा और एच फाई का भी जनरल एक्सप्रेशन निकलेगा। हमने संक्षेप में जो ई थीटा का जो एक्सप्लेनेशन है या एच फाई का, उसको मैंने उसमें जो सार वाली चीजें जो उपयोगी चीजें उसको निकाला। ई थीटा इज फाउंड टू बी व्हाट, साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर। ई थीटा इज हाउ मच, साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर। व्हाट इज थीटा हियर, थीटा यहाँ पे ये कोण है, देखिए यही वाला कोण है थीटा, ये ऊपर से नीचे जाने वाला कोण थीटा है। ये कहाँ तक वेरी करता है, तो थीटा वेरी करता है इज लेस देन 100, और फाई कहाँ से वेरी करता है, फाई यहाँ से वेरी करता है ऐसे। अब फाई का मान कितना है, 0 इज लेस देन फाई इज लेस देन
360 डिग्री, फाई 360 डिग्री वेरी करेगा। थीटा कितना करेगा, 0 से लेके 180 डिग्री तक ही वेरी करेगा। तो यदि हमारा ई थीटा, यदि हमको पैटर्न ड्रा करना है, यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखें, यदि हमको पैटर्न ड्रा करना है तो हमने ये मैथमेटिक्स निकाली संक्षेप करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, ई थीटा इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे जो आर है, वे आर उस बिंदु का था जो बिंदु बार बार चेंज होगा, आपका हर पॉइंट बदलेगा। तो हम थीटा को यहाँ से ऐसे यदि हम बढ़ाते जाएं तो हम पाएंगे कि थीटा बराबर पाई बाई 2 रखें तो हमें साइन थीटा मैक्सिमम मिलता है। तो ऊपर मैक्सिमम कब मिलेगा, जब थीटा का मान कितना रखेंगे, पाई बाई 2। तो थीटा का मान जब आप पाई बाई 2 रखेंगे तो आप कहाँ चले आएंगे, आप यहाँ से लेके यहाँ तक चले आएंगे पाई बाई 2 से। तो जब ये थीटा का मान जब पाई बाई 2 रखेंगे तो आप यहाँ आएंगे, साइन पाई का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम आपको यहाँ पे इस बिंदु पे जब जैसे ही बीच से गुजरेंगे तो आपको उसमें मैक्सिमम मिलेगा और बाकी जगह क्या मिलेगा, आपको मिनिमम। तो ये कुछ पैटर्न ऐसा बनेगा, आपका इस तरह का पैटर्न मिलेगा। ये असली पैटर्न ऐसा मिलेगा, ऐसा लंबा सा नहीं मिलेगा, इस तरह का पैटर्न मिलेगा। और इधर से भी घूम जाएंगे यदि सेम डायपोल दोनों ओर से होगा तो ये ऐसा मिलेगा। तो इसको बोलते हैं कौन सा शेप, डफ नट शेप। कौन सा शेप बोलते हैं, डफ नट। तो जो जो ये आपको ये मिल रहा था, ये डायपोल एंटीना का दरअसल शेप था। ये जो शेप आपको जो मिल रहा था, ये डायपोल एंटीना का शेप था। उसकी डायरेक्टिविटी को क्या कर रहा था, ये शो कर रहा था। और अब जो शेप मिला है वो डेफिनेट सेल है, ठीक है। तो इसका शेप ऐसा आया है। आप कहेंगे कि इसमें अभी कोई डाउट है, इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि सिंप्लीफाइड इक्वेशन ली गई थी। यहाँ पे इक्वेशन ही मैंने कैसी ले ली थी, काफी सिंप्लीफाइड ले ली थी। सिंप्लीफाइड क्या कि हम ही थीटा के लिए सॉल्व कर रहे थे, थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर। आर कोई चेंज नहीं होगा पैटर्न के लिए, हाँ इंटेंसिटी के लिए आर चेंज होगा। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया और ई थीटा की वैल्यू को जब रखा यहाँ पे तो हमें ऐसा शेप मिला। और ये शेप मैक्सिमम कहाँ होगा, जहाँ थीटा का मान क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। ये ऐसे तो आया इस तरह से, तो ये मैक्सिमम ये वैल्यू आई। यहाँ थीटा का मान कितना है, पाई बाई 2 है। इस एक्सिस पे थीटा का मान, यहाँ पे इसी जगह पे थीटा का मान कितना है, पाई बाई 2। और साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1। तो इसलिए ऐसा शेप, ऐसा ही इधर भी आ जाएगा। और यदि हम कहें कि ये यहाँ पे आपने जो सॉल्व करके निकाला ये ई थीटा के लिए, क्या आप एच के लिए भी इसी तरह से कुल इसी स्थान पे सॉल्व कर सकते हैं, हाँ तो आप कर सकते हैं एच के लिए भी। देखिए आपकी एच फाई का एक्सप्रेशन क्या है, जैसे ई थीटा का जो एक्सप्रेशन है साइन थीटा अपन आर था प्रोपोर्शनलिटी में, तो ऐसे ही एक एक्सप्रेशन एच फाई का भी निकलेगा। संयोग से इस प्रश्न में जो है एच फाई जब सॉल्व किया जाएगा तो वो भी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या आएगा, आर ही आएगा। तो यहाँ पे एक केस हम कंसीडर करते हैं, इसको हम इधर कर दे रहे हैं साफ सफाई करने के लिए, कि थीटा को यहाँ पे भी आप पाई बाई 2 रख दीजिए। तो जैसे ही थीटा आप यहाँ पे पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1। और उसके बाद इसकी पूरी इंटीग्रेशन ले लें यदि, तो आप पूरी इंटीग्रेशन लेंगे तो जब इस एक्सिस पे जेड एक्सिस जो हमारा जेड एक्सिस था, अब उस पे हम गए ही नहीं, वहीं से हमको बैरी करना था। तो वहां से मैंने जितना बैरी करना था थीटा, सीधे पाई बाई 2 रख लिया है। और थीटा को आप कह रहे हैं कि बैरी नहीं करेंगे, यहाँ पे लिया है। यही जेड एक्सिस थी आपकी, ये यहाँ से जेड एक्सिस बना दें। यहाँ से एक थीटा हम पाई बाई 2 चल दिए पूरा, जितना मैक्सिमम चलना साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है ये। तो ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया। अब ये देखिए कि जो एक्सप्रेशन निकला एच फाई का, वो इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा अपन आर। ये फाई के प्रोपोर्शनल नहीं बल्कि साइन थीटा अपन आर के है। और ये कितना है, साइन पाई बाई 2 यही आ गया। 1 अपन आर से पैटर्न में कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आप फाई पे कंडीशन लगाएंगे, फाई कहाँ से कहाँ तक रोटेट करेगा, 0 से लेकर 360 डिग्री तक। जब फाई 0 से, भाई को ध्यान में रखिए, जब घूमेंगे 0 से 360 डिग्री तो ये एक्सियल प्लेन जो होगा, वे एच प्लेन जो होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। और ये कैसा प्लेन था, वर्टिकल प्लेन था। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको एक सर्किल मिलेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या मिलेगा आपको, एक सर्किल मिलेगा, क्योंकि ये जो है आइसोट्रोपिक बन जाएगा। चारों दिशाओं में जो है पॉइंट सोर्स के लिए क्या होगा, बराबर बराबर एच फील्ड जनरेट होगी। तो इस तरह से करते हैं क्वेश्चन। रेडिएशन पैटर्न यदि आता है तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं कि इस तरह। अब जैसे मैंने एक एंटीना चूज किया तो निकाला, ऐसे ही हाफ वेव का आप मैथमेटिक्स से निकाल सकते हैं। हाफ हाफ वेवलेंथ जो डायपोल एंटीना लैम्डा बाई 2 है, लैम्डा का निकाल सकते हैं, 3 लैम्डा बाई 2 का निकाल सकते हैं। तो पैटर्न खींचना बहुत ही ईजी है, यदि मैथ का उपयोग करेंगे तो पैटर्न खींच लेंगे, ठीक है। इसके अलावा पैटर्न मल्टीप्लीकेशन आरे में होता है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे अंत में।
तो उसकी भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये उदाहरण इसलिए लिया कि आप रेडिएशन पैटर्न पहला पहला बिंदु लिए तो आपको कुछ क्लियर हो उससे कि आप कैसे ड्रा होते हैं। तो इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, डफनेट शेप। जो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डायपोल या हर्ट्जियन डायपोल के लिए जो शेप आता है उसको डफनेट शेप बोलते हैं, डफनेट शेप। ठीक है, ये सर्कुलर होगा, एच प्लेन में होगा। आए इसमें, इसको यदि इसमें आता है कि एक्सप्रेशन से नियर फील्ड क्या होता है, फार फील्ड क्या होता है। देखिए जैसे आपने ई आर ई थीटा ई के लिए भी सॉल्व करें तो ई आर ई थीटा और ई फाइव निकलेगा, वैसे एच के लिए सॉल्व करें तो एच आर एच थीटा एच फाइव भी निकलेगा। इनमें से जो जो पद होंगे वे पूरी, उसमें हमने ई आर और ई फाइव को निगलेक्ट कर दिया और यहाँ पे एच आर और एच थीटा को निगलेक्ट कर दिया। इसमें बचा कितना, एच फाइव ही बचा। तो इनकी एक्सप्रेशन में तीन पद आते हैं, जिसको मैंने मैथमेटिक्स नहीं की है, मैथमेटिक्स आपके लिए छोड़ रहे हैं। उसमें एक पद होता है 1/r, एक होता है 1/r², एक होता है 1/r³, दोनों में आता है। तो हम लोग 1/r वाला ही पद लेके आगे बढ़ जाते हैं, 1/r और 1/r² क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो उसमें जब हम 1/r² और 1/r³ को छोड़ते हैं तो वे कौन सी फील्ड छोड़ते हैं, नियर फील्ड छोड़ते हैं। कौन सी फील्ड छोड़ते हैं, वे नियर फील्ड को आप छोड़ देते हैं। नियर फील्ड वह फील्ड होती है जो इंडक्टिव होती है और एंटीना से एकदम सटी होती है, वे कभी वेव प्रोपोगेशन में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करती है, तो हम उसको निगलेक्ट भी कर देते हैं, वही नियर फील्ड होती है। फार फील्ड क्या होती है, जिसमें हमें वेव प्रोपोगेशन मिलती है, उसमें कौन सा टर्म एसोसिएट होता है, 1/r का टर्म, और इनमें कौन से होते हैं 1/r², 1/r³ के टर्म। तो फार फील्ड हमारे लिए उपयोगी है, उसमें हम वेव प्रोपोगेशन भी देखते हैं और उसको यहाँ पे मैंने समझाया भी है कि फार फील्ड ही उपयोगी है आपके लिए। यहाँ पे जो है, यदि कोई मैथमेटिक्स से आपको डिफाइन करने को कहे कि आप रेडिएशन पैटर्न को डिफाइन करिए, तो वे कैसे कर सकते हैं उसको देखिए। ये यहाँ पे ये लिया है मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन कि एक आइसोट्रोपिक रेडिएटर लेते हैं और हम उसके उसके जो रेडिएशन को उस पॉइंट पे मैक्सिमम मान लेते हैं। जनरली आइसोट्रोपिक रेडिएटर का जो गेन होता है, डायरेक्टिविटी गेन, वे 1 होता है वैल्यू में, और डीबी में कितना होता है, 0 होता है। तो 1 यदि डीबी में होता है, 1 यदि उसकी वैल्यू होती है तो उसको हम लोग जो है रिफरेंस मानते हैं और उसी से जो है जिस बिंदु पे निकालना होता है उस डिवाइड करके हम किसी भी बिंदु पे पैटर्न की वैल्यू निकाल सकते हैं। और फील्ड पैटर्न की यदि बात करते हैं, जैसे पावर पैटर्न और फील्ड पैटर्न दोनों टर्म आपके साथ में है, तो फील्ड पैटर्न के लिए हम बात करें तो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ही लेते हैं। ठीक है, वर्टिकल प्लेन में अक्सर होता है, और पावर पैटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न का क्या होता है, जस्ट स्क्वायर होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न की वैल्यू लिखेगी कि ई थीटा फाई अपान ई थीटा फाई मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम होता है आइसोट्रोपिक रेडिएटर का ही गेन मैक्सिमम मान लेते हैं, रिफरेंस 1 होने के कारण। तो इस तरह से हम रेडिएशन पैटर्न को डिफाइन भी करते हैं कि ये वास्तव में उस दिशा में जहाँ पे उसकी डायरेक्टिविटी सबसे अधिक होती है, वहां पे उसकी इंटेंसिटी को क्या करता है, शो करता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखें कि पावर पैटर्न की भी बात करें तो पॉइंटिंग वेक्टर थ्योरम से पावर पैटर्न डिफाइन है कि डी थीटा और ई थीटा फाइव से रिलेटेड है। तो इसमें भी आप ये देख रहे हैं कि पी जो है प्रोपोर्शनल टू ई के स्क्वायर के ही है। तो यदि छोटी सी स्टडी हमने की है और एक प्रॉपर्टीज ली है एंटीना पैरामीटर की, जिसको हम कहते हैं क्या, कि रेडिएशन पैटर्न रिस्पेक्ट टू फील्ड एंड रिस्पेक्ट टू पावर। तो उस पर कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज बनाए हैं क्विज के लिए, उनको डिस्कस कर लें आपसे। ठीक है, वे क्वेश्चंस क्या है, पहला क्विज का क्वेश्चन क्या है कि कोई वायर है तो वे रेडिएट करेगा, कब कब रेडिएट करेगा, जब उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है या उसमें जो चार्ज है वे स्टैटिक है, वे डायनामिक है, या कि वे एक्सीलरेटेड और डायनामिक है और नन ऑफ दिस। तो इसमें सही आंसर होगा कि वे जो है एक्सीलरेटेड होगा और टाइम वेराइंग डायनामिक होगा। ये होगा तभी आपको जो है वेव प्रोपोगेशन माना जाएगा, ये वेव तभी प्रोपोगेट करेगी। A wire can be radiate if length is comparable to how much lambda या not comparable to lambda and none of these। देखिए इसका आंसर लैम्डा होगा, comparable to lambda पहला विकल्प सही होगा। फिर एक और क्वेश्चन है कि the field pattern is given by e sin theta phi इतना इतना बराबर e theta phi is equal to sin theta एक्सेट्रा। कह रहे हैं कि फार जो है इनफाइनिटेसिमल डायपोल के केस लीजिए और इसी का पावर पैटर्न निकालिए। तो निश्चित रूप से यदि थीटा साइन थीटा है
तो ई थीटा पाई साइन थीटा है तो पावर पैटर्न क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से छोटे से सिंपल क्वेश्चंस आपने करने का प्रयास किया। तो आज की वीडियो में हमने एंटीना बेसिक्स, एंटीना कैसे कार्य करता है इसको समझने का प्रयास किया। साथ ही विभिन्न प्रकार के एंटीना अपने उपयोग के आधार पे या कार्यों के आधार पे या डिजाइन या कंस्ट्रक्शंस के आधार पे उनको थोड़ा सा उनकी प्रारंभिक विशेषता के आधार पर थोड़ा बहुत उनका वर्गीकरण किया है और समझाने का प्रयास किया है। साथ में इनके गुण होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं एंटीना के, जिससे कि ये अपने विशिष्टता दर्शाते हैं, तो उनको भी संक्षेप में उनकी परिभाषा ली गई आज की क्लास में। साथ ही कुछ कंसेप्ट को बनाने के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी साथ में डिस्कस किए गए। तो मुझे आशा है कि एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन पार्ट 1 आपके लिए उपयोगी रहा है। अब चूंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर्स है एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होंगी जो एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन पार्ट 2 के में मिलते हैं आपसे। और आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन पार्ट 2 में। थैंक यू।